नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज बात करेंगे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई की, बात करेंगे महाराष्ट्र की, बात करेंगे जिस तरीके से नई सरकार देवेंद्र फडणवीस की आई है और किस तरीके से वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ने रफ्तार पकड़ी है। अभी नवी मुंबई में देवेंद्र फडणवीस ने एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। दूसरा एयरपोर्ट मुंबई का था और तीसरा एयरपोर्ट भी मुंबई में बनने वाला है, जिसका काम भी जल्द शुरू होगा। इस बात की घोषणा खुद देवेंद्र फडणवीस ने की है। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी संकल्प लिया है कि 2030 तक महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, जो फिलहाल $578 बिलियन की। मतलब आप समझ सकते हैं कितनी रफ्तार से अब वो महाराष्ट्र में काम करने वाले हैं। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राज्य की, किसी भी देश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा स्टेक रखता है और जिस तरीके से अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितनी तेजी से काम करना शुरू किया है, वो तरीका क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या संभावनाएं हैं, सब कुछ आज विस्तार से बताइएगा। सबसे पहले जिस आप पोर्ट के बारे में बता रहे हैं, वाधवन पोर्ट, ये ऑलरेडी दुनिया का टॉप 10 पोर्ट में से है इन टर्म्स ऑफ कार्गो कैरिंग कैपेसिटी। 300 मिलियन टन इसकी कैपेसिटी होगी। और उसी वाधवन पोर्ट के बगल में मुंबई का तीसरा ऑफशोर एयरपोर्ट बनेगा। ऑफशोर मतलब कि वो समंदर के बीचों बीच होगा और बाद में उसको लैंड से कनेक्ट किया जाएगा। ये भारत में अभी तक ऐसा कोई एयरपोर्ट नहीं है जिसे ऑफशोर एयरपोर्ट कहा जा सके, तो ये भारत का पहला एयरपोर्ट होगा। पहली बात। दूसरी बात कि जब बताया है देवेंद्र फडणवीस ने कि जनवरी 2026 में इसका काम शुरू हो जाएगा, तो एक शब्द है जिसका ट्राई मॉडल हब इसको बोलते हैं, ए ग्लोबल ट्राई मॉडल हब। इसमें क्या होता है कि सी, लैंड और एयर सिमिलसली इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसको ग्लोबल ट्राई मॉडल हब कहा जाता है। भारत में ऐसा नहीं है। चाइना के बाद इंडिया में, एशिया में दूसरा ऐसा होगा। चाइना ने यह बना के रखा है पहले से। तीसरी बात कि सिर्फ ये नहीं है कि आप सोचिए कि एक एयरपोर्ट बन गया जो कि मुंबई का तीसरा एयरपोर्ट होगा। पहला तो जो पुराना एयरपोर्ट है वो है, दूसरा न्यू बॉम्बे में बन रहा है जिसका सितंबर में उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री खुद आएंगे इसी सितंबर में। और अक्टूबर से ये कॉमर्शियल फ्लाइट शुरू हो जाएगी न्यू बॉम्बे एयरपोर्ट पे। और ये जो होगा वाधवन पोर्ट के बगल में जो ऑफशोर एयरपोर्ट होगा, ये तीसरा होगा, थर्ड वन होगा। और ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक माइलस्टोन होगा। एक ही शहर जहां 3 एयरपोर्ट हों और तीनों इंटरनेशनल हों, ऐसा कहीं नहीं है। तो ये मुंबई के लिए अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये ऐसे भी आपको पता है कि मुंबई एक द्वीप है, वो समंदर के बीच में, तो वहां जमीन की कमी है और इसके लिए ऑफशोर एयरपोर्ट सबसे बेस्ट मॉडल था जिसको सिलेक्ट किया गया है। जमीन मार्क कर ली गई है इसमें, बस सिर्फ काम शुरू होना है। जरा सोचिए कि 2023 तक मुंबई में सिर्फ एक एयरपोर्ट था और अब तीसरा शुरू होने वाला है, न्यू बॉम्बे एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास भी किया था और उद्घाटन भी करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए। तीसरा मैंने आपको बताया कि वाधवन पोर्ट का अपना महत्व है जी। ये दुनिया का टॉप 10 पोर्ट में आएगा इन टर्म्स ऑफ कार्गो कैरिंग कैपेसिटी। 300 मिलियन टन पर एनम यहां होगा। और फिर सोचिए कि एक ही जगह पे पोर्ट हो, एक ही जगह पे एयरपोर्ट भी है, दोनों है, तो इसे बिजनेस में कितना फायदा होगा। यह प्रधानमंत्री पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत किया जा रहा है। और आज की तारीख में मैं अभिषेक बता दूं कि महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तीव्र गति से युद्ध स्तर पे डेवलप हो रहा है। कुछ दिन पहले हमने अटल सेतु ब्रिज के बारे में डिस्कशन किया था जी। उसके बाद हमने डिस्कशन किया कि कैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का एक कनेक्टिंग रोड बन रहा है, वो भी वर्ल्ड क्लास है। मतलब कि जो भी हो रहा है ना, अब वो नेशनल लेवल के से क्लास अपार्ट है। मतलब ये दुनिया को टक्कर दे रहा है। और मुंबई और महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने दुनिया के कई देश के लोग आएंगे कि कैसे किया ये चीज। तो ये अपने आप में उपलब्धि है।
अब आप कहिएगा कि इसमें राज्य सरकार का क्या है जी। ये एक सवाल हो सकता है ना कि ये तो भाई जो केंद्र सरकार है वो बनवा रही है। इसके जवाब में मैं एक सवाल पूछूंगा कि देश के आजादी के इतने साल हो गए, अब तक क्यों नहीं हुआ? या जरा सोचिए कि ये जब देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र और देवेंद्र की जब जोड़ी होती है तभी ये द्रुत गति से विकास क्यों होता है? और चाहे वो मुंबई अहमदाबाद स्पीड ट्रेन हो, वो भी वर्ल्ड क्लास, भारत का पहला, चाहे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हो, उस पहली बार बनाया तो गडकरी ने बनाया, बीजेपी की सरकार ने बनवाया था, उसमें वो रोड मंत्री थे महाराष्ट्र के तब। उसके बाद ये जो कनेक्टिंग लिंक रोड जो बन रहा है, जो खापोली से लेके और सिंगड़ इंस्टीट्यूट जो है वहां तक ये रहेगा, वो भी वर्ल्ड क्लास हो रहा है। अटल सेतु ब्रिज वर्ल्ड क्लास हुआ। उसके बाद आपको पता चला मुंबई वारला एवर्ली जो सी लिंक बना था, वो भी। ये सब अभी क्यों होता है, पहले क्यों नहीं होता, बताइए? ये बड़ा कोई सवाल मुझे इस बात का जवाब दे। हाँ, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं। और आज जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस बात की घोषणा कर रहे थे कि वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट के पास ही एक एयरपोर्ट बनेगा, तो उन्होंने एक बात और कही कि हमारा प्रोजेक्ट कभी डिले नहीं होता है। भारत में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ना, टारगेट तय होगा 3 साल में पूरा होना है और होगा 6 साल में। होता है कि नहीं होता है? ज्यादातर। आप बताइए। और ये जैसे कि नवी मुंबई एयरपोर्ट है, इसको अक्टूबर 2025 में पूरा करने का लक्ष्य रखा था, और अब कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की 1 महीने पहले, बिफोर टाइम, ये पूरा हो जाएगा और प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर देंगे और अक्टूबर से बाकायदा कमर्शियल फ्लाइट प्रारंभ हो जाएगी। ये क्यों नहीं हुआ है? पहले क्यों नहीं हुआ? दिक्कत क्या थी? देश वही, लोग वही, इंजीनियर्स वही, अब ये क्यों हो रहा है? और आपने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की ना जी, वहीं आ रहा था मैं। देखिए, भारत ने टारगेट रखा है 2047 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य, ये टारगेट रखा है। 3.87 ट्रिलियन है जिस वक्त हम बात कर रहे हैं। 2 ऐसे राज्य हैं जो कि अभी देश के विकास का ग्रोथ इंजन बने हुए हैं। एक उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1 ट्रिलियन योगदान हमारा होगा उस 5 ट्रिलियन में, और दूसरा महाराष्ट्र, ये कह रहे कि 1 ट्रिलियन हमारा योगदान होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर राज्यों में प्रतिस्पर्धा करनी है तो इस बात की प्रतिस्पर्धा करें ना कि हम गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से आगे निकल जाएंगे। आपके और हमारे सामने की बात है कि उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, कहा जाता था कि नहीं? हाँ, देखा है। आज क्या ऐसी बात है कि वो टॉप 3 राज्यों में आ गया, बीमारू का टैग छोड़ के टॉप 3 राज्यों में है ग्रोथ में और जीडीपी कंट्रीब्यूशन में। क्या हो गया ऐसा? यही सरकार होती है कि एक जब अच्छी सरकार आती है तो ये होता है, और एक जब बुरी सरकार आती है तो इसी मुंबई में माफिया भी हमने देखा है। इसी मुंबई में हमने आरे फॉरेस्ट कॉलोनी के नाम पे ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को हॉल्ट होते हुए भी देखा है। रोका कैसे गया था? स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस होते हैं। जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होता है, वो देश इकोनॉमिकली उतना साउंड मजबूत होता है हर तरह से। ये चीज पहले क्यों नहीं सोची गई? और इच्छा शक्ति की कमी मैं बोलता हूं कि बहुत सारी सरकारें ऐसे कही कि बाधा, मतलब बहुत ये कहे कि ये दिक्कत है, वो परेशानी है, ये परेशानियां रहेंगी, हमेशा रहेंगी। नहीं काम करने वालों के लिए 5 बहाने रहेंगे, लेकिन काम करने वालों के लिए कोई बहाना नहीं। इससे अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो गरीबों के लिए काम करते हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं करते हैं, हम तो गरीब को देते हैं। बताइए, गरीबी भी सबसे ज्यादा इसी सरकार में कम हुई कि नहीं? हाँ, 17 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए हैं। वर्ल्ड बैंक का कहना है, तो हमारा भी नहीं है। पहले क्यों नहीं हुआ? आखिर क्या वजह है कि इस देश के सबसे गरीब से गरीब लोगों के पास भी आज पैसे हैं, बैंक अकाउंट है, पहले नहीं था। आज गरीब से गरीब लोगों को भी खाने को अनाज मिल रहा है, बैंक में अकाउंट है, उसका पक्का मकान बनाया जा रहा है, खाने का सिलेंडर दिया जा रहा है, शौचालय बनाया जा रहा है, हर घर नल है, हर गांव में सड़क है, हर गांव में बिजली है। पहले क्यों नहीं हुआ ऐसा? कोई मुझे ये जवाब दे। सावन का जो अंधा होता है उसको चारों तरफ हरा हरा नजर आता है, और जो विकास का अंधा होता है उसको चारों तरफ काला नजर आता है। उनको हमेशा
गरीब 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 का जाप करने से गरीबी नहीं मिटती, गरीबों के लिए काम करने से गरीबी मिटती है। ये बताइए। अच्छा, इसका मैं बता रहा हूं, जो एयरपोर्ट है इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मैं देख रहा था। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड है, उसने कहा कि ये ऑफशोर मॉडल जो है ना, वो देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मान लिया कि हमें अरबियन सी पे वॉच रखना है, हमारे पास सुविधा है, लेकिन एक और पोर्ट के पास एक और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए जिससे हम कुछ और जगह पर निगरानी रख सकेंगे, तो ये हमारे स्ट्रेटजी के लिहाज से, हमारे व्यापार के लिहाज से, मुंबईकर्स की सुविधा के लिहाज से, हर तरह से ये मास्टर प्लान है और वर्ल्ड क्लास प्लान है। आप बताइए ना। अच्छा, कोई मुझे जवाब दे, आप 20 गाली दे दीजिए किसी भी सरकार को, लेकिन जो काम है और जो दिख रहा है उसको कैसे डिनाई कीजिएगा। यहां पे ईवीएम हैक होते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि ईवीएम हैक कैसे होता है। मैं तरीका बता रहा हूं ना ईवीएम हैक करने का। आप सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे दो उस राज्य में, उस राज्य के हर गरीब के खाते में पैसा डाल दो और हर गरीब को जीवन जीने के लिए सुविधाएं दे दो, रोजगार सृजन कर दो, ईवीएम अपने आप हैक हो जाता है। उसके लिए किसी साइबर एक्सपर्ट को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये हो रहा है। और निगेटिविटी फैलाने वाले देखिए आज भी फैला रहे हैं। बिल्कुल। अभी एक दिन पहले की बात है कि महाराष्ट्र में एक ये मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बन रहा है। आदित्य ठाकरे खड़े होकर ये कहते हैं विधानसभा के अंदर कि व्हाट अबाउट द फॉरेस्ट। तो जवाब राहुल नार्वेकर साहब देते हैं कि भैया जहां पे बन रहा है ना पुल, जिसकी आप बात कर रहे हो ब्रिज को, वो समंदर में बन रहा है, वहां जंगल नहीं होते। और सब हंसने लगे। बोलिएगा तो वो मराठी में वीडियो में आपको दे दूंगा। तो आरे प्रोजेक्ट के नाम पे गलत काम रोकना है, उसके बाद ये पुल के नाम पे रोकना है। एक है कि हर्डल्स, बाधा डाल रहे हैं, भाषा विवाद पैदा कर रहे हैं ताकि मुंबई से जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो नहीं आए, व्यापारियों को परेशान करने। और दूसरा, ऐसे सरकार है जो कि लगातार काम कर रही है सुविधाएं बढ़ाने के लिए। अब जनता को फैसला करना है कि क्या करना है आपको। जनता ने फैसला किया है, इस बार भी विधानसभा चुनाव में फैसला वो जनता का ही था। और शायद इसीलिए शायद बीजेपी कहती है कि डबल इंजन की सरकार वाकई में एक नए आयाम रचती है। और जो इस तरीके से आपने बताया कि चाइना के बाद पहला ये ऐसा प्रोजेक्ट होगा पूरे एशिया में, चाइना के बाद भारत में। जी मैं एक बात बता रहा हूं, ये जो एयरपोर्ट है ना न्यू बॉम्बे का, जिसका सितंबर में उद्घाटन होने वाला है, हाँ। ये फैसिलिटीज के लिहाज से मतलब हांगकांग का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ओसाका कंसाई उसका नाम है, वो सारी फैसिलिटीज है। ये दुनिया के किसी एयरपोर्ट पे वो फैसिलिटी नहीं होगी जो कि नवी मुंबई एयरपोर्ट पे होगी। ठीक है। अब काम हो गया है, 94% काम हो गया है। हाँ, कुछ नहीं, जिसको देखना है जाके देख ले। और बैगेज सबसे ज्यादा लगेज प्रॉब्लम होता है कि हमें खो गया तो नहीं मिला। यहाँ ऐसी सुविधाएं दी गई है कि अगर आपका लगेज नहीं मिल रहा है तो विद इन 5 मिनट आपके कंप्लेंट पर न सिर्फ सुनवाई होनी है बल्कि आपका लगेज आपके हाथ में पहुंचाना है। इस तरह की सुविधा दी गई है। ठीक है। अब बाकी है गाली देने वाले देते रहे, बिल्कुल देते रहे, वो तो मतलब आलोचना करने वाले भी होते हैं। आलोचना भी जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से जो काम किए जाते हैं वो भी दिखाना जरूरी हो जाता है। शायद यही कारण है कि बीजेपी डबल इंजन की सरकार का जो नारा देती है, जो बिगुल फूकती है। आलोचना में बताऊं जी, एक आलोचना बताऊं। जब ये ऑफशोर एयरपोर्ट की घोषणा की तो एक महानिगेटिव इंसान ने कहा कि क्योंकि वो समंदर के बीच में होगा इसलिए वो एयरपोर्ट सुनामी में बह जाएगा या तूफान आएगा उसमें। अब बताइए, जब तूफान आना ही होगा तो मुंबई में भी आ जाएगा, समंदर के बगल में है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ उस एयरपोर्ट के लिए आएगा। मतलब फैलानी है, देशों ने तो, चाइना जैसे देशों ने तो आइलैंड्स बनाए हुए हैं, इस तरीके से आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हुए हैं जो काम आपकी सबमरीन्स करती हैं या आपके युद्धपोत करते हैं। चाइना जैसे देश आर्टिफिशियल, या फिर सऊदी जैसे देश वो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर वो काम ले रहे हैं। आप तो एक एयरपोर्ट को डूबने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या मेंटेलिटी है कि हमें एयरपोर्ट इसलिए नहीं बनाना चाहिए क्योंकि समुद्र में तूफान आएगा। अब उन्होंने जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जा रहे हैं आजकल, वो शायद नहीं देखे होंगे इसलिए उन्होंने ऐसी बात की होगी। बाकी पंकज जी, इतना जो सूचनाएं आपने दी हैं, जो बातें आपने बताई हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दर्शकों को जानकारी देने के लिए। बाकी दर्शकों, जिस तरीके से महाराष्ट्र में अब इंफ्रास्ट्रक्चर एक नए तरीके से खड़ा किया जा रहा है, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।